क्लास 12th वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और हम पढ़ रहे फिजिक्स। अपना यूनिट चल रहा ऑप्टिक्स और हमने कवर कर लिए 6 लेक्चर्स। सबसे पहले 3 लेक्चर्स थे प्लेन मिरर के बारे में और आखिरी के 3 लेक्चर्स थे स्फेरिकल मिरर के बारे में। हमने ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स देखे और उन पे क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब अगली चीज़ हमें पढ़नी है और जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। हमें अगली चीज़ रिफ्रैक्शन पढ़नी है। मैंने पहले ही बताया था कि पूरे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में 4 बड़ी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे मिरर। तो ये वाला पार्ट तो हमने कवर कर लिया। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग रिफ्रैक्शन। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। यहाँ से भी जो लोग जुड़ रहे हैं यहाँ से बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, तो यहाँ से भी लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हम समझेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब और इससे जुड़े कुछ टर्म्स, जिसमें एक खास टर्म होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर होगा रिफ्रैक्शन के लॉज, जहाँ पे मिलेगा हमें स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और ये होगा आज के पूरे लेक्चर का स्ट्रक्चर। हाँ, लास्ट कुछ लेक्चर में स्फेरिकल मिरर पे कुछ सवाल दिए थे मैंने, उनके सही आंसर मुझे मिल गए हैं। नरेंद्र, अंशिका और राजवीर, इन लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर दिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी मुझे थोड़े और आंसर देते रहें। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का आसान लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो आप लोग भी क्लास 10th में थोड़ा बहुत सुन चुके हो इस बात को। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने पाथ से बेंड कर जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। थोड़ी डेफिनेशन की बात करें तो लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। पूरी बात यहाँ पे लिखी है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सही बात, इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लें। सपोज एक यहाँ पे हमारा एक मीडियम है, ठीक है, और यहां से बाहर से लाइट आई। वाह, एक मीडियम है और यहां से बाहर से लाइट आ रही है कुछ ऐसे। ठीक, मीडियम की बाउंड्री, तो यहां पे बाउंड्री के परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया नॉर्मल। अब लाइट रे आई तो इसको जाना था ऐसे, लाइट रे अपने डायरेक्शन में जाना था तो ऐसे जाना था, बट लाइट रे एक्चुअल में क्या की, यहाँ पे बेंड कर गई इस डायरेक्शन में, यहां से आई और यहां बेंड कर गई। ठीक है, तो ये बेंडिंग को ही बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन, बेंडिंग को ही बोलेंगे रिफ्रैक्शन। थोड़े कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे ये तो हमारा एक मीडियम, ठीक है, यहाँ पे कुछ बाहर अलग मीडियम था। सपोज करो ये एयर था, यहाँ पे मान लो वाटर है, ठीक है, एयर से वाटर में जब लाइट रे आई तो अपने डायरेक्शन से जो लाइट रे का पाथ था उससे बेंड कर गई और इसी फिनोमिनन को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। कुछ छोटे छोटे टेक्निकल टर्म है हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे इस लाइट रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये जो चली गई इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे क्रिएट करता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल क्रिएट करता है इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बेसिक सी बात है। और ये रहा वो इंटरफेस सरफेस जहां पे हुआ है रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बातें हो गई। इसके अलावा एक और बहुत खास चीज होती है, जब भी लाइट रे यहां से किसी मीडियम में एंटर करती है ना, तो इसके साथ खास चीज होती है ये कि इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और ये इस डेफिनेशन को बहुत एक्यूरेट बनाता है। एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें एक डिफेक्ट है। मैं अभी दिखाऊंगा कि इसमें डिफेक्ट क्या है। ये प्रॉपर नहीं है और इसके एक एक्सेप्शन भी मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने बात बोली कि लाइट रे अपनी स्पीड चेंज कर देगा, तो ये वाली बात बहुत जरूरी होने वाली है। तो यहां पे रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये वाली बात जो डेफिनेशन है इसमें कुछ डिफेक्ट भी है। ऐसे देखो ना, अगर ये कोई मीडियम है, मैं बोलूं लाइट रे तो बहुत सारी आएंगी लाइट रे, तो मैं किसी एंगल पे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइट रे लूं, ये ऐसे लाइट रे आई, ठीक है। आप देख के बताओ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि लाइट रे जब ऐसे आएगी तो जाएगी भी बिल्कुल सीधे, ठीक है। और इस चीज को हम लोग आगे चल के प्रूव भी करेंगे कि कोई लाइट बिल्कुल सीधी आएगी तो बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे पूछूं कि यहाँ पे एंगल कितना है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ लोग गलती करते हैं, बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हम लोग जब भी एंगल मेजर करेंगे तो हमेशा नॉर्मल से, कहां से? नॉर्मल से। तो ये रहा सरफेस और इसके परपेंडिकुलर आ नॉर्मल।
जहां पे नॉर्मल वहीं पे इंसिडेंस रे, वहीं पे रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल मेजर करेंगे तो एंगल आई होगा 0 और एंगल आर भी होगा 0। इस खास पॉइंट को दिमाग में रखना। हाँ, तो अपने बात यह है कि मैंने बोला कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम आई। सही बात। क्या यहाँ पे बेंड किया? यहाँ पे बेंड किया। डेफिनेशन क्या बोलता है? लाइट बेंड करेगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये रिफ्रैक्शन है? ये रिफ्रैक्शन है। लाइट बेंड नहीं कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई बट लाइट बेंड नहीं किया, बट स्टिल इज इट अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन? हाँ या ना? इसका सही आंसर है कि हाँ ये रिफ्रैक्शन है। हाँ ये रिफ्रैक्शन है। इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है फिर भी ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और ये डेफिनेशन आपको हर एक बुक में मिलेगा। पूरी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम में जब लिखना होगा तो ये वाली ही डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग इस चीज को तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हमारे पास पॉइंट हो कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और ये बात हर जगह होल्ड करेगी। ये बात हर जगह होल्ड करेगी, और इसी बात से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ, इसको आंसर देना है कि हाँ ये भी केस है रिफ्रैक्शन का, बट इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगी। ठीक, ये बात क्लियर हुई। आगे जब भी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मीडियम आ रहा, तो मीडियम की एक खास प्रॉपर्टी होती है और उसे समझने के लिए उसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? मीडियम की खास प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो चीज हमें समझनी बहुत जरूरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी एन से भी कर सकते हैं, बट हम लोग का स्टैंडर्ड होता है म्यू। ठीक है, ये होता क्या है? जो लाइट की स्पीड चेंज हुई ना, उसी के बारे में बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हुई उसी के बारे में बताता है। इसको डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझाता हूं अभी क्या लिखा मैंने वैक्यूम वगैरह का मतलब। तो ये म्यू हुआ, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कोई भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये अपने लिए फॉर्मूला जो आगे चल के काम आने वाला है। अब देखो, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वो स्पेस जहां पे कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली। जैसे मान लो कमरा है, कमरे से एयर, हवा, जो हवा के एक एक पार्टिकल को बाहर कर दो तो वो जो स्पेस बनेगा उसे बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, याद रखना, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आगे भी कई बार हम लोग को काम आने वाली है। सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्पीड रहेगी। ठीक है, वैक्यूम में। लेकिन जब किसी मीडियम में एंटर करेगा तो लाइट की स्पीड हो जाती है कम, और जो दोनों का रेशियो बताता है वही मिलता है हमें म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे वैक्यूम का मतलब समझा, और मीडियम, वैक्यूम के लिए ये स्पीड, और मीडियम मतलब यहाँ पे कौन सी स्पीड मिली हमें। ठीक, तो यहां से मिलता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रेशियो। अब इसके बारे में कुछ बहुत जरूरी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो समझ लें। ये बात समझ में आ रही है कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, जो ये होती है। बाकी कहीं भी किसी मीडियम में हो तो उसकी स्पीड इससे कम होने वाली, 3 × 10⁸ से कम होने वाली। मतलब एक बात क्लियरली मिलने वाला कि म्यू की वैल्यू 1 होगी जब वैक्यूम में होगा, या उससे ज्यादा होगी। ये जनरल केस है। ठीक है, जनरल केस है कि म्यू की वैल्यू 1 से तो ज्यादा हमें मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये चीज छोटी होगी। देखो, स्पीड ऑफ लाइट जितनी कम होगी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अलग अलग केस के लिए अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। यहां पे कुछ पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर की यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे की कैंसिल हो गई। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है। इसके साथ साथ डायरेक्शन भी नहीं होता है, इसलिए ये होती है स्केलर क्वांटिटी। म्यू क्या है हमारे? म्यू है हमारा स्केलर, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ठीक है, एक एडिशनल पॉइंट आप समझ लो, म्यू की वैल्यू जनरल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मान लो वाटर है तो वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो म्यू की वैल्यू कम होती है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज ऑन टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पे, म्यू डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शायद कुछ क्वेश्चंस में हमें आगे चल के यूज आ जाए। ठीक है, अब देखो
ये म्यू कैसे म्यू आता कैसे, ये बात हमें समझ में आई। अब कुछ कॉमन सी चीजें हैं, जैसे एयर के लिए, वाटर के लिए, ये हमें वैसे तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, पर इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये वैल्यूज हमें याद हो जाएंगी, बहुत सिंपल सी होती हैं। बाकी एग्जाम में इनकी वैल्यूज दे रखी होती है। अब देखो हम लोग अपनी इजीनेस के लिए, कैलकुलेशन आसान रहे, इसलिए हम लोग वैक्यूम और एयर को एक जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए जितनी स्पीड है उतना ही अगर मीडियम की जगह एयर कर दूं, यहां भी 3 × 10⁸, ऊपर भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर के लिए आ जाती है 1, ठीक है, एयर के लिए 1। और इसके अलावा वाटर के लिए करें तो वाटर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो आती है 4/3। ग्लास के लिए करें तो ये आती है 3/2, ये वैल्यू होती है 1.33 और ये वैल्यू होती है 1.50, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिफ्रैक्टिव डायमंड वगैरह के होते हैं, 2 से ऊपर भी पहुंच जाते हैं, बट हमें और वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई होती है हमें, ठीक है। यहां तक बात हमें समझ में आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें, वो भी सुन लो ध्यान से सब कुछ। एक पॉइंट होता है कि जैसे लाइट रे यहां से आ रही है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक लाइट रे आ रही है, यहां पे ढेर सारी लाइट रेज आ रही होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं कि सभी लाइट रेज अंदर चली जाए। अंदर चली जाए मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए। कहने का मतलब जब ढेर सारी लाइट रेज आती हैं तो उसमें से कुछ होती है रिफ्लेक्ट और कुछ होती है रिफ्रैक्ट। ढेर सारी आती हैं तो कुछ होती है रिफ्लेक्ट, वापस चली जाती हैं सेम मीडियम में, और कुछ दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती हैं यानी रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। पर मैक्सिमम जब केस अंदर लाइट रेज अंदर जाती है तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन 100% नहीं होता, कुछ पार्टिकल, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है। इस पे हम लोग आगे चल के एक सवाल भी करेंगे वैसे। हाँ, ये हुई बात, ये हमारी ओरिजिनल लाइट रे, ये इसके बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बहुत जरूरी पॉइंट है। ये बात तो मैंने बता दी कि लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती, इसके अलावा लाइट की स्पीड चेंज होती है, साथ ही साथ वेवलेंथ, जो लाइट है उसके पास होगा कुछ वेवलेंथ भी हो जाता है चेंज, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं होती। वेवलेंथ के अलावा तीसरा पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट का रिफ्रैक्शन से चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। अब देखो, ये वैसे तो अभी फिलहाल में याद करने की चीज है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हमें आगे चल के मिलता है। ये कहां से आ रहा है? ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का नाम सुना होगा, क्लास 11 वेव नाम का चैप्टर है, ठीक है। तो किसी भी वेव की प्रॉपर्टीज होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब ये फॉर्मूला में भी देखा होगा, v = f लैम्डा, ठीक है। स्ट्रिंग वेव में देखा होगा, v होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। जैसे वेलोसिटी में चेंज होगा वैसे ही वेवलेंथ में चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता, और यहीं से इन तीनों के बीच में रिलेशन आता है, ठीक है। एक बात और हम लोग बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। अभी फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये चीज ऊपर की तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये चीज चेंज होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ये कम होगी, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसके अलावा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये भी बात, ये देखो याद नहीं करना है, सिर्फ रिलेट कर रहा हूं ढेर सारी चीजें जो हम लोग आगे चल के बहुत काम आएंगी, और इसके लिए लोड नहीं लेना कि ये इतनी सारी चीजें कैसे याद करना है। बस आप लोग को यहां पे ये सारे पॉइंट, मतलब मैं सारे पॉइंट कलेक्ट करके एक जगह पे बता रहा हूं, नोट्स में सबको एक जगह लिख लेना, ठीक है। इन पे एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसके आगे हमें पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन के लॉ। जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने 2 लॉ देखे थे, वैसे रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ होते हैं, लॉज होते हैं, उन्हें हम लोग देख लें। डायग्राम मेरा साफ क्लीन करें। यस, लॉज की बात करें तो एक लॉ तो बहुत आसान है, जो लास्ट टाइम भी हम लोग, जो सेम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सेम है। वो था ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पर यहां पे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों लाइज इन सेम प्लेन,
हाँ, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे और ये बात हमें बहुत आसानी से समझ में आती। दूसरी बात थोड़ी अच्छी है ये समझने वाली, रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर था, ठीक है, लेकिन यहां पे भी एंगल के बारे में बात होती है, लेकिन ऐसी कुछ बात थोड़ी अलग हो जाती है। यहां पे बोला जाता है कि बाहर वाला जो मीडियम है, इस मीडियम का म्यू और उसका प्रोडक्ट करें साइन ऑफ दिस एंगल, तो वो बराबर आएगा इसके म्यू और इसके साइन ऑफ इसके एंगल के, ठीक है। लैंग्वेज में बोला जाए तो बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड साइन ऑफ एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। और ये हर एक मीडियम में, किसी भी मीडियम में लाइट रे हो तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका हम लोग साइन ले लें तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा हर एक मीडियम के लिए, चाहे इस मीडियम की बात करो, चाहे इस मीडियम की, चाहे आगे आके कोई और मीडियम आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई एयर ही है तो इसका हम लोग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं μ2। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि μ1 साइन ऑफ दिस एंगल I होगा कांस्टेंट, ठीक है। और यही बात मैं लिख सकता हूं इस मीडियम के लिए, μ2 साइन ऑफ R होगा कांस्टेंट, ठीक है। और इसी चीज का, इसी लॉ का फायदा उठाया था स्नेल्स ने, ठीक है। इसी लॉ का स्नेल्स ने फायदा उठाया और उन्होंने अपने नाम पे लॉ दे दिया। उन्होंने बोला जब दोनों कांस्टेंट है तो दोनों बराबर होंगे। उन्होंने बोला μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। ये है स्नेल्स लॉ और ये हमारे बहुत काम की चीजें, आगे चल के बहुत बार हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, किसी एक मीडियम का म्यू और उसका साइन का एंगल दूसरे मीडियम के म्यू और साइन के एंगल के बराबर होगा। μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लो, कई बार आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज होता है, एक सवाल कराता हूं इस पे, देखो बहुत आसान से सवाल बनते हैं इस पे। ऐसा देखो, सपोज यहां पे वाटर है, ठीक है, वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है 4/3, ठीक है। बाहर से एक लाइट रे आई, ये रहा नॉर्मल, और लाइट रे ने एंगल क्रिएट किया था 53 डिग्री, ठीक। तो यहां पे जाने के बाद शायद बेंड कर जाए, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि बताओ ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R की वैल्यू कितनी है, ये पूछा जा रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। यहां पे बाहर है एयर, तो एयर का म्यू कितना होता है, म्यू एयर हम लोग लेंगे 1, ठीक। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फॉर्मूला यूज करना है तो μ1 यानी बाहर का म्यू कितना 1 इंटू साइन ऑफ 53, साइन ऑफ 53 की वैल्यू होती है कितनी 4/5, कितनी 4/5, साइन 53 यानी 4/5 इक्वल्स टू μ2, इस मीडियम का म्यू कितना है 4/3 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है साइन R, ठीक है। कैलकुलेशन करें, 4 से 4 कैंसिल, साइन R की वैल्यू यहां से मिलती है मुझे 3/5। थोड़ा सा याद करो, 3/5 साइन की वैल्यू कब मिलती है हमें, जब एंगल होता है 37 डिग्री। तो R की वैल्यू मिली मुझे 37 डिग्री। ऐसे कुछ सवाल बनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। स्नेल्स लॉ को यूज करके ऐसे कुछ सवाल बनते हैं, और भी कुछ सवाल करेंगे हम इस पे। उससे पहले एक और जरूरी बात जो मैंने अभी छोड़ दी थी, एक चीज आपको याद कराई जाएगी कि जब भी रेयरर से डेंसर मूव करेगा तो नॉर्मल से अवे, कभी नॉर्मल से क्लोज, ये बातें याद करने की नहीं होती है सच। इसको एक बार समझ लो तो दिमाग में आज फिट हो जाती हैं, इसको रोज रोज याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक चीज अगर देखो, म्यू अगर ज्यादा होगा, ठीक है, म्यू अगर ज्यादा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेंसर, ठीक है। किसी मीडियम का, जैसे यहां पे है, इसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो इसे बोलेंगे डेंसर, यहां पे म्यू की वैल्यू कम है तो उसे बोलेंगे रेयरर। तो म्यू अगर ज्यादा होता है उसे डेंसर बोलते हैं, और म्यू अगर कम होता है तो उसे बोलते हैं रेयरर, ठीक है। अब यहां पे हमें दो बातें याद कराएं, 2 पॉइंट्स होते हैं याद कराए जाते हैं। बोला जाता है कि अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये अपना जो लाइट रे है नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा, मतलब अपने पाथ से नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। जब ये रेयरर से, कहां से, रेयरर से डेंसर में जाएगा। अगर फिर यही लाइट रे अगर डेंसर, मतलब ये हमारा क्या है, डेंसर है, ये हमारा रेयरर, फिर अगर ये आगे डेंसर से वापस रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे हो जाता है। डायग्राम दिखाता हूं, जैसे ये लाइट यहां पहुंची, ये फिर रहा नॉर्मल, तो ये फिर क्या होगा, इससे जाना था इस रास्ते में,
लेकिन ये मुड़ जाएगी कुछ बाहर की तरफ, मतलब ये वाली और ये वाली पैरेलल दिखेंगे हमें। तो ये बोला जाता है कि जब रेयरर से डेंसर में आया तो नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर से रेयरर में गया तो नॉर्मल से अवे हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बोला जाता है। वैसे ये चीजें बहुत याद करने के नहीं, यहां से हम लोग तुरंत रिलेट कर सकते हैं। तुरंत कैसे रिलेट करेंगे, ध्यान से देखो। कुछ चीजें तो फिक्स होने वाली है ना, ये फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहने वाला है। तो यहां पे अगर पहले केस की बात करें, मैं लिख देता हूं पॉइंट्स। लाइट रेज व्हेन रेयरर से डेंसर जाएगी, ठीक है, रेयरर से डेंसर, तो हमारा बोलते हैं कि लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इस चीज को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मूला हमें हर बार यूज करना। देखो, जब मैं बोल रहा हूं रेयरर से डेंसर, मतलब म्यू1 क्या है, कम है और ये ज्यादा है, ये वैल्यू है कम और ये वैल्यू है ज्यादा। अब ये लॉ को बराबर रखना है, मतलब ये दोनों टर्म के बराबर होने हैं। मतलब ये छोटा हुआ तो इसे क्या होना पड़ेगा, बड़ा, इसे क्या होना पड़ेगा, बड़ा, और इससे क्या होना पड़ेगा, छोटा। मतलब साइन आई छोटा होगा, सॉरी साइन आई बड़ा होगा और साइन आर छोटा होगा, मतलब आई विल बी ग्रेटर देन आर, आई विल बी ग्रेटर देन आर। यहां से देखो, आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कि जो अपने रास्ते से तो नॉर्मल की तरफ आएगा, तभी तो आर हमारा छोटा हो रहा है, तभी तो आर हमारा छोटा हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर बात नहीं समझ में आई तो दूसरे पॉइंट में आ जाएगा। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर जाएगा, तो बोला जाता है कि लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको भी समझो, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे मुड़ जाएगी। मतलब ये बोल रहा है कि डेंसर मतलब पहला मीडियम जो है यही बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, छोटा है। दोनों को बराबर करना तो ये क्या होना पड़ेगा, छोटा, और ये क्या होना पड़ेगा, बड़ा। साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन आर, साइन बड़ा तो इसका एंगल भी बड़ा, मतलब आई शुड बी लेस देन आर। ठीक है, आर हमारा बड़ा होना चाहिए और आई छोटा होना चाहिए। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो इसका प्रूफ हमारे सामने है, हम लोग इसे समझ भी सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें इस पे, हम लोग एक न्यूमेरिकल और करेंगे स्नेल्स लॉ पे ही। देखो, हाँ, कुछ लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। बोला जा रहा है कि एक लाइट रे जब किसी मीडियम, एयर से मान लो, एयर में, और जब किसी मीडियम में एंटर करती तो उसका स्पीड हो जाता है आधा, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस टू हाफ। ठीक है, अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कुछ दे रखा है, फिर पूछा जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा देखो, मान लो एक मीडियम है, लाइट रे यहां से आई, कुछ स्पीड ऑफ लाइट है, यहां पे c थी, और यहां पे जब इस मीडियम में आई तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट हो गई c/2। ठीक है, कहीं भी मुड़ा, मुझे अभी उसका पता नहीं है, और यहां पे एंगल कुछ भी मान लो 45 डिग्री। अब मुझसे पूछा गया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट यहां पे आधी हो जा रही है तो बताना है हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टर्म की बात नहीं की, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात की। कोई भी टेंशन की बात नहीं, हमें पता है रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। यह भी देखा हमने, म्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। अगर यहां का एयर है तो यहां का म्यू कितना लेंगे, 1। अगर यहां पे कोई मीडियम है तो इसका म्यू कितना आएगा, म्यू2 बोलो इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो c/2, तो ये इसका म्यू हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका 1, तो इसका म्यू हो गया 2। बस प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आगे सॉल्व कैसे करना, म्यू फॉर्मूला यूज करना, म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। म्यू यानी 1, साइन आई, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू म्यू2 यानी 2 इंटू साइन आर। तो यहां पे कुछ मिल रहा है मुझे, साइन आर इक्वल्स टू 1/2√2। देखो ऐसी जब भी वैल्यू आती है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो आर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू साइन को इधर भेज दो हो जाता है इनवर्स 1/2√2, और ये हमारा पूरा आंसर, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व। इसके अलावा एक और थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम ले लें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, इसी पे बेस्ड। ये भी थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। ऐसा बोला गया कि इसमें दोनों को मिक्स किया। अभी जो मैंने पॉइंट बताया था ना, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, दोनों बात, तो इस क्वेश्चन में यूज किया गया। देखो एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, और बोला कि इसमें से कुछ तो रिफ्लेक्ट कर गई और कुछ रिफ्लेक्ट भी की।
ठीक है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहां का कुछ म्यू दे रखा है, म्यू मान लो कुछ 1.5 दे रखा है, मान लिया। ठीक है, अब बोला गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे है एक दूसरे से है परपेंडिकुलर, एक दूसरे से है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे यहां पे बोला जाता है कि ये बताओ, क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। जो लोग भी देख रहे हैं क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज इसकी कैसी होगी कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट एन एंगल ऑफ आई, ठीक है, सम पार्ट गेट रिफ्रैक्टेड एंड सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना। सोचेंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सोचना शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले दोनों चीजें हो रही है, रिफ्लेक्शन का भी यूज करना है, रिफ्रैक्शन का भी यूज करना है। तो देखो क्या करेंगे, एक बात तो समझ में आ रही है, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। उसके अलावा जब लाइट यहां से यहां आ रही है, इसका म्यू दे रखा है, यहां पे एयर है, तो मैं एक बात तो यूज कर सकता हूं, स्नेल्स लॉ, ये भी टूल है हमारे पास। आगे अब देखो और क्या चीज हम लोग बता सकते हैं, ये अगर आई है तो क्या मैं ये एंगल बता सकता हूं, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ 90 माइनस आई। इस एंगल को मान लो आर, कितना माना आर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस आर। ठीक है, ये बात समझ में। एक्चुअली ये रे डायग्राम बहुत प्रॉपर आया नहीं, ये परपेंडिकुलर हमें दिखना चाहिए। ठीक है, बट ठीक है, ये 90 माइनस आई और ये 90 माइनस आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ध्यान रखना। एक बात बोल सकते हैं क्या, जो इन्होंने दे रखी खुद कंडीशन कि ये दोनों 90 डिग्री पे, मतलब ऊपर वाला एंगल नीचे वाला 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक रिलेशन यहां से मिला। दूसरा टूल हमारे पास स्नेल्स लॉ का है, यहां से भी तो बोल सकते हैं μ1 यानी बाहर का एयर इंटू साइन आई बराबर होगा μ2 1.5 इंटू साइन आर इंटू साइन आर। दो इक्वेशन है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 190 से 190 तो कैंसिल होने वाला है, और कुछ हमें जो मिलने वाला है ऐसा मिलेगा कि 90 माइनस आर इक्वल्स टू आई, या फिर इसको और मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि आई इक्वल्स, जस्ट अ मिनट, इसको देखो 190 से 190 कैंसिल होने वाला है, 90 माइनस आई इक्वल्स टू आर को उधर भेज दो, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस आई, एंड दिस इज और ये वाला परफेक्ट चीज है। ठीक है, आर को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस आर आई, तो यहां पे मैं आर की वैल्यू यही यूज करूंगा। तो यहां पे मिला क्या मुझे, साइन आई इक्वल्स टू 1.5 साइन आर की जगह क्या लिखूंगा साइन 90 माइनस आई। अब थोड़ी सी मैथ्स की चीज है, ध्यान रखना, ये चीजें आगे भी चल के हम लोग यूज करेंगे। 90 डिग्री पे जैसे 90 माइनस आई लिखूंगा तो साइन की वैल्यू हो जाती है कॉस, क्या हो जाती है साइन की वैल्यू कॉस। जो लोग भी फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, अभी हम लोग फिजिक्स में भी कई बार देखने को मिलेगा, बाकी मैथ्स में ये चीजें बहुत प्रॉपरली समझाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रोल है। ठीक है, बाकी लोग बिल्कुल परेशान मत होना। यहां पे जब मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस आई, ठीक है, साइन 90 माइनस आई, तो ये चीज बन जाती है कॉस 90, कितनी बन जाती है, सॉरी क्या बन जाती है कॉस आई। तो इस चीज को मैं लिखूंगा साइन आई इक्वल्स टू 1.5 कॉस आई। साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा मुझे tan, तो tan आई की वैल्यू मिलती है मुझे 1.5, tan आई की वैल्यू मुझे मिलती है 1.5, और आई की वैल्यू मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1.5। ठीक है, क्वेश्चन समझाने का मेरा पर्पस क्या था, थोड़ी सी मैथ्स आ गई, उसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस समझाने का पर्पस था कि हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ आ जाएं तो उन्हें कैसे यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जिन लोगों को समझ में आए बहुत अच्छा। बाकी ये चीजें अच्छे एग्जाम में पूछी जाएंगी, बोर्ड वगैरह के लिए बिल्कुल परेशान हो कि बोर्ड में ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, ये अच्छे एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। एक और थोड़ी सी अच्छी चीज है मेरे पास, जाते जाते उसे भी देख लो। स्नेल्स लॉ, जैसे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक सरफेस पे बात करें, अगर ढेर सारे सरफेस आ जाए, मल्टी सरफेस आ जाए, सपोज करो जैसे एक सरफेस, ये लाइट यहां से गई, ठीक है, यहां पे अलग अलग वो है सरफेस है, यहां पे बोलो μ1 है, यहां पे बोलो μ2 है, यहां पे μ3 है, इसके आगे भी कुछ μ4 है, और भी सरफेस ले सकते हैं। लाइट यहां से गई, यहां से बेंड की,
फिर दूसरे सरफेस पे गई, यहां से बेंड की, फिर तीसरे सरफेस पे गई, यहां से बेंड की, सीधा नहीं है, यहां से बेंड की, ठीक है, फिर इस सरफेस पे गई, यहां से बेंड की। तो अगर देखो मुझे डायरेक्टली यहां पे मान लो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है, यहां पे मान लो कुछ हो गया R1, यहां पे हो गया R2, यहां पे हो गया R3। मुझे डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए, मुझे अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए, हाँ दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मुझे आई R1 R2 R3 किसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाए तो क्या मैं बता सकता हूं? हाँ मैं बता सकता हूं स्नेल्स लॉ को यूज करके। अब देखो स्नेल्स लॉ कितनी काम की चीज है यहां पे दिखेगा। स्नेल्स लॉ में एक सरफेस पे डायरेक्टली एक सरफेस से और किसी सरफेस के बीच में लगा सकता हूं। इसका प्रूफ देखो, क्या यहां पे मान लो एयर है तो यहां पे मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, एयर के लिए 1 यानी 1 इंटू साइन आई। ध्यान से देखो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू यहां का, यहां पे देखो आई था तो यहां पे मानो आर, यहां पे क्या मानो R1, यहां पे आई था तो यहां पे क्या मानना मुझे R1। अब एक बात ध्यान से देखो कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल ये होगा, वैसे ही जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल ये होगा। यहां पे R1 मानेंगे तो यहां भी होगा R1। तो ये लॉ यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन आई इक्वल्स टू μ1 साइन R1 पहली सरफेस। सिमिलरली यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां भी लिख सकता हूं। यहां के लिए क्या लिखूं, यहां का म्यू है μ1 इंटू साइन R1 इक्वल होगा इसका μ2 इंटू साइन R2। सिमिलरली इस सरफेस के लिए लिखना चाहूं, इस सरफेस के लिए लिखना चाहूं तो यहां पे मुझे मिलेगा μ2 साइन R2 इक्वल्स टू इसके लिए μ3 साइन R3। सिमिलरली सेम पैटर्न पे यहां से यहां के लिए भी लिख सकता हूं मैं ये बात, μ3 साइन R3 इक्वल्स टू μ4 साइन R4। अब यहां पे काम की चीज क्या है वो समझो। काम की चीज ये इसके बराबर है और यही वाला टर्म यहां पे लिखा है, और ये इसके बराबर यही वाला टर्म यहां पे लिखा है, और ये इसके बराबर यही वाला टर्म यहां पे लिखा है इसके बराबर। कहने का मतलब मेरा ये था कि हम लोग एक सरफेस से डायरेक्टली, मतलब ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, हर एक टर्म एक दूसरे के बराबर है। इसका फायदा ये मिलता है कि मैं इक्वेशन डायरेक्टली, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे अगर यहां से देके ये एंगल पूछा है तो मैं बीच में जाके एक एक स्टेप चढ़ूं। मैं डायरेक्टली इक्वेशन यहां से और यहां के बीच, यहां से और यहां के बीच में भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये फायदा स्नेल्स लॉ का, और ये एक एडवांस लेवल की चीज है जो कुछ सवालों में यूज किया जा सकता है। होपफुली ये बात भी आपको समझ में आई है। ठीक है, ये मल्टी लेयर हो तो मल्टी लेयर में एक सरफेस के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर एक सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़े, हम लोग किसी इनिशियल सरफेस और बीच के सरफेस पे भी डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। होपफुली ये छोटी सी बात रिफ्रैक्शन के बारे में समझ में आई। आखिरी की दो चीजें जो थी, परपेंडिकुलर वाला और ये वाला, एडवांस के लिए अलग से मैंने बताया। बाकी शुरू के जो भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है सब कुछ आपके लिए जरूरी पॉइंट था। बोर्ड के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए, हर एक एग्जाम में उन पे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, रिफ्रैक्शन पे और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में बता दूं आपको क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग शिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एपेरेंट शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ये सब जो वर्ड्स सुन रखे हैं आपने। ठीक है, जैसे कोई मान लो मछली है, पानी में मछली है, तो मछली को ऊपर से देखो तो मछली की एक्चुअल हाइट हमें नहीं दिखाई देती, बल्कि मछली हमें कुछ ऊपर, एपेरेंट हमें दिखाई देता है, लगता है कि मछली थोड़ी ऊपर उठी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीजें एपेरेंट शिफ्ट और एपेरेंट हाइट वाले जो भी प्रॉब्लम है वहां पे हम लोग करेंगे, आगे के लेक्चर में करेंगे। बहुत जरूरी टॉपिक वो भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, होपफुली रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये सब कुछ समझ में आया। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो। टेक